स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कपिल्स क्रिएटिव अड्डा पर। जैसा कि हम अपने इंटरव्यू की सीरीज़ में बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ से आपको मिलवाते हैं, तो आज दो बहुत ही ख़ास लोग हमारे साथ हैं। आपको उनसे मिलकर मज़ा आएगा। वैसे तो वो हमारे मित्र भी हैं, दोस्त भी हैं, लेकिन मज़ा आता है जब एक दूसरे के बारे में जानने को मिलता है। तो चलिए करते हैं इनसे मुलाकात। हमारे साथ हैं वॉइस ओवर की दुनिया के जेपी पांडे जी और राजीव सिंह जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल कपिल्स क्रिएटिव अड्डा पर। थैंक यू कपिल, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि भाई ये जो वॉइस ओवर की दुनिया है, आप लोग जैसे जेपी भाई हैं वो सिंगर भी हैं, एक्टर भी हैं, कॉमेडी भी करते हैं, और जो राजीव भाई हैं ये भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं, आरजे भी रह चुके हैं, साथ में ये एक्टर भी हैं। लेकिन आप लोगों को सबसे ज़्यादा मज़ा वॉइस ओवर की दुनिया में ही क्यों आता है, उसका क्या कारण है? वॉइस ओवर में भी कपिल दो तीन बातें हैं। एक तो ये होता है कि एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट है जो कि पार्श्व स्वर देता है। एक होता है जो डबिंग आर्टिस्ट है जिसे बहुत सारे चरित्रों को अपने आवाज़ से ढालना पड़ता है। तो मेरा मानना है कि ये तो दो बातें हो गई। अब मज़ा क्यों आता है? जब आप डबिंग करते हैं तो आपको बहुत से चरित्रों को जीने का एक तो आनंद मिलता है और उनकी तरह से आपको अपने आवाज़ को ढालना पड़ता है, जिसे वॉइस एक्टिंग कहते हैं। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग काम है। दूसरी बात है, जब हम आते हैं पार्श्व स्वर पर, वॉइस ओवर पर, तो उसमें भी बहुत सारी वैरायटी आ जाती है कि हम वॉइस ओवर किसके लिए कर रहे हैं। तो हम किसी प्रोडक्ट के लिए कर रहे हैं, हम किसी फिल्म के लिए कर रहे हैं, किसी जीव जंतु के लिए कर रहे हैं, किसी सरकारी विज्ञापन के लिए कर रहे हैं। तो सब में कुछ ना कुछ बातें चेंज होती रहती हैं। तो ये चूँकि एक अपने आप में रचनात्मक दुनिया है और अभी तो ये बहुत लोकप्रियता पा चुका है जब से टेक्नोलॉजी आई है। पहले इसकी इतनी लोकप्रियता नहीं होती थी और गुज़रे ज़माने पर अगर आप ध्यान दें, आप फिल्मों से जुड़े हुए हैं, तो बहुत से लोग यही नहीं जानते थे कि ये जो हीरो हीरोइन जो एक्टिंग करते हैं पर्दे पर, ये बाद में डब भी किया जाता है। तो ऐसी चीज़ें लोग जानते भी नहीं थे। वो जो सिनेमा से रिलेटेड लोग हैं वही लोग जानते थे। तो इंटरेस्टिंग चीज़ है। अच्छा, राजीव जी से पूछते हैं, इनकी जो आवाज़ है वो बहुत ही मखमली, बहुत ही सूदिंग है और अगर आप इनके ऐड सुनेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। जेपी भाई की आवाज़ में बेस ज़बरदस्त है। तो राजीव भाई से भी पूछते हैं कि भाई इन्होंने कैसे एकदम से वॉइस ओवर की तरफ मूव किया। मूव करने जैसा कपिल भाई कोई हिसाब किताब नहीं था, ना कभी सोचा था कि मूव करेंगे या कुछ करेंगे। कहते हैं ना कि डेस्टिनी कहाँ ले जाती है। मेरे एक मित्र हैं, बड़े परम मित्र हैं, कपिल तिलहरी जी। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था, ये मैं दर्शकों को बता रहा हूँ कि उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि राजीव तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, मुझे अच्छी लग रही है और तुमको वॉइस ओवर करना चाहिए। फिल्म आई थी जिसका नाम था किक। तो मुझे भी एक किक की ज़रूरत थी। मुझे कपिल तिलहरी ने किक दिया। फिर कई एक सहयोगी आए जिनको आवाज़ें अच्छी लगी कि नहीं, हाँ आपको करना चाहिए, तुम्हें करना चाहिए, सीखना चाहिए। तो करते करते, और पहला सानिध्य मिला था जेपी भाई का ही। सबसे पहले स्टूडियो में यही मिले थे मुझे वॉइस ओवर करते हुए, जिसको मैंने देखा है लाइव ज़िंदगी में पहली बार कि हाँ वॉइस ओवर कैसे रिकॉर्ड होता है। उसके पहले मैं जानता था, रेडियो कर चुका था कई साल, लेकिन वॉइस ओवर नहीं पता। बस चलता रह गया सिलसिला और आज तकरीबन मेरे ख्याल से 15-16 साल हो गए वॉइस ओवर करते हुए, वॉइस एक्टिंग करते हुए। लगभग हर विधा में काम कर चुका हूँ साउंड की, तो मज़ा आता है। अच्छा दोस्तों, हम तीनों लोगों ने, बल्कि 4 लोग हैं, अखिलेश भी हैं, वो राइटर हैं इस समय, हम चारों लोगों ने साथ में शुरुआत की थी और सबने अपनी अपनी दिशा चुनी। किसी के अंदर वॉइस ओवर का हुनर था, किसी के अंदर एक्टिंग का हुनर था, किसी के अंदर राइटिंग का हुनर था, और जो है कोई गाना बहुत बेहतरीन गा लेता था। आपको बता दें जेपी भाई ऐसे शास्त्रीय संगीतज्ञ भी रहे जो सिखाते भी रहे लोगों को, और इन्होंने बहुत सारे फॉरेनर्स को भी सिखाया है। इन सब के बीच में बात करेंगे कि ये तो काम की बातें हो रही हैं, और हम लोग जब इस दौर में स्ट्रगल कर रहे थे तो क्या क्या मज़ेदार वाक़ये हुए हैं और क्या क्या दिमाग में चलता था, क्योंकि उस समय कंपटीशन की भावना भी रहती है, चीज़ें रहती हैं, और जो है एक दूसरे का सपोर्ट भी रहता है, खिंचाई भी रहती है, और जो है हम लोग अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स भी ढूंढते हैं। तो उस वो सब जो है उसके बारे में कुछ आप लोग बताएं दोनों। क्या होता है ना, एक आर्टिस्ट जो होता है तो वो क्या होता है, ऑब्जर्वेशन पे बड़ा ध्यान देता है और अपने आसपास के चरित्रों को ढूंढता रहता है। तो इसी तरह से दोस्ती में भी आती है कि हम जब दोस्त होते हैं तो दोस्त की नकल करना, हमारे टीचर होते हैं तो हम उनकी नकल करना सीखते हैं। फिर तरह तरह से हम लोग ये सब ऑब्ज़र्व करने लगते हैं, और जिसका जितना बढ़िया ऑब्ज़र्वेशन होता है उसका ह्यूमर उतना अच्छा निकलता है, वो कॉमेडी और बहुत सारी चीज़ें निकल करके आती हैं।
तो दोस्तों के बीच तो एक अच्छी दोस्ती जो हम 4-5 लोगों की एक शक्ति है, इंद्रजीत हैं, कपिल हैं, अखिलेश हैं, राजीव या हम लोग हैं, तो कमोबेश से जर्नी आगे पीछे थोड़ी बहुत स्टार्ट हुई। किसी ने एक फील्ड में किया, किसी में सभी में दक्षता हासिल की। तो ये तो एक मज़ेदार चीज़ है ही है, और मज़ा लेकर के काम करने से काम का कभी बोझ नहीं लगता, इसमें लगातार मज़ा आता है। और ये तो ऐसी रचनात्मक फील्ड है कि जिसमें अगर आपको चरित्र की आवाज़ देनी होती है तो आप उस चरित्र की आवाज़ देते हैं गंभीर होकर के। जब आप कार्टून की आवाज़ देते हैं तो आपको अपने आवाज़ के साथ वो करना पड़ता है। तो अगर आपके अंदर एक बालक नहीं है, उच्छृंखल बालक, वो भी शैतान बच्चा नहीं है, और ये सब चीज़ें हैं जैसे आपने कहा, तो एक देखिए इसको बहुत अच्छे शब्दों में भी पहले हमारे यहाँ के भक्तिकालीन कवियों ने कहा है कि सुबरन को खोजत फेरत कभी व्यभिचारी छोर। जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनको, जो सुंदर वर्ण है, सुंदर अक्षर है, सुंदरता है, उन चीज़ों को ढूंढता फिरता है 3 व्यक्ति। चोर भी ढूंढते हैं, व्यभिचारी भी ढूंढते हैं, कवि भी ढूंढते हैं। यानी जो रचनाकार है वो भी अच्छी चीज़ों को तलाशता है। तो आप बताएं राजीव जी, कुछ अपनी यादें, कौन सा पहला वॉइस ओवर था, और कभी आप किसी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हो? आप डांस भी करते थे, मुझे याद है अभी भी कि जब आप रेडियो में आए थे तो उस समय आप डांसर थे। तो डांस से इस सब तरफ आना, और कुछ मज़ेदार सा वाक़या बताइए, क्योंकि काम तो हम लोग करते रहते हैं, काम चलता भी रहता है। एक्चुअली कपिल, मैंने बोला ना शुरुआत में ही कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं वॉइस की जो हमारी दुनिया है इसमें मैं काम करूंगा। लखनऊ आया था, बड़ा ही अपने आप में रहने वाला बच्चा था, मुझे लोगों से बात करने में भी दिक्कत होती थी। दोस्तों ने सजेस्ट किया था थिएटर करो, थिएटर करना शुरू किया। हाँ, तो फ़ायदा हुआ कि हाँ, मेरा डर ख़त्म हुआ, मैं लोगों से इंटरेक्ट करने लगा। फिर ऐसे ही मुलाकात हुई, हमारे एक दूसरे दोस्त हैं, अभी लखनऊ में नहीं रहते हैं, मुंबई में हैं, गौरव गुप्ता, कोरियोग्राफर हैं, बड़े बेहतरीन एक्टर हैं। उनके साथ शुरू किया, तो बहुत अच्छे, चूँकि डांसर थे, मैंने कहा कोरियोग्राफर भी हैं, तो उनके साथ काम करना शुरू किया। गांव से आया हुआ था, खेती पाती, दौड़ना भागना, ये सब पूरे बदन में बसा हुआ था। तो शरीर में लोच के लिए मुझे कहीं कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, पूरा शरीर खुला हुआ था ऑलरेडी। तो डांस करने लगा, कुछ एक स्कूल कॉलेजेस में सिखाया भी, एज अ डांस टीचर रहा। देन धीरे धीरे फिर रेडियो की तरफ आया, और रेडियो में जब वॉइस का जो चस्का बोलते हैं ना, कि यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा। कम से कम हम लोग को मिले हुए हाँ लगभग 15 से 18 साल होने वाले हैं। और जेपी भाई से तो बहुत पहले की मुलाकात है। हम लोगों का इंटरव्यू कर रहे हो, बड़ा मजा आ रहा है। ऐसा भी लगता है कि जैसे कोई इंटरव्यू लेने वाला इनका है नहीं, ये लोग इतने फेमस आर्टिस्ट हैं, आपस में ही लेकर के काम जेपी भाई, मैं ये कह रहा था कि 15 से 18 साल होने वाले हैं, करीब 18 साल। अभी तक हम लोगों ने राजीव भाई का डांस नहीं देखा है। तो किसी दिन महफिल बैठाते हैं, हाँ, और हम लोग डांस करेंगे और उसको भी शूट करेंगे और दर्शकों तक लेके आएंगे, क्योंकि डांस नहीं देखा। इनकी आवाज़ में तो ये डांस से लोच लिया है, लेकिन जो हम लोगों को आज तक नहीं दिखाया। तो ये बताइए कि भाई हमारे दर्शक भी चाहते हैं कि आप दिखाएं उनको कुछ ऐसा। भाई दर्शकों से बस इतना सा कहना है कि जब मौका मिलेगा, कहते हैं ना कि वही है वही जो राम रच रखा, और समय के आगे कोई चल नहीं पाता है। तो जब वो वक्त आएगा तो वो चीज़ भी सबके सामने आ जाएगी। और रही बात भाई, अब हम लोग प्रोफेशनल हैं, तो हो सकता है हमारे दर्शकों में से कोई एक फाइनेंसर निकल के आ जाए और कुछ डांस का हमें फाइनेंस कर दे, फिर हम डांस दिखाते हैं। अच्छा, पहला वॉइस ओवर आपका कौन सा था जो आपने प्रोफेशनली किया और आपको करके बड़ा मज़ा आया? प्रोफेशनली एक्चुअली मेरा पहला प्रोफेशनली ही था। वो ऑल इंडिया रेडियो के लिए मैं कर रहा था, और शायद तुम्हें भी याद होगा वो चंक, वो स्टोरी धर्मेंद्र का बर्थडे था, जो हमारे बहुत ही सीनियर एक्टर हैं, लीजेंड है। तो उनके ऊपर मैं एक बायोग्राफी, ऑडियो बायोग्राफी बना रहा था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने लिखा कैसा है, किसी और से रिकॉर्ड करवाऊं तो कहीं ऐसा ना हो कि वो कमियां निकाले, या अच्छा नहीं लिखा है, या कम लिखा है, या ज़्यादा लिखा है, जो भी है। तो खुद से ही मैं बोल लेता हूं। तो वो खुद से मैंने बोला, खुद रिकॉर्ड किया, और उसके बाद में तुमने सुना। हमारे रेडियो के एक सीनियर हमारे हैं सत्यानंद जी, उन्होंने सुना, बहुत पसंद किया कि तुमने बोला है, तुमने लिखा है, अरे वाह वाह। तो वो उस तरीके के एक्सप्रेशंस थे, और शायद वो एक्सप्रेशंस जो थे ना, वही हैं कि खींच के आज मुझे 16 साल 18 साल की जर्नी पर यहाँ पर मुझे उन्होंने खड़ा किया। बहुत बढ़िया बात है। और आपको बता दें दोस्तों कि जेपी भाई ने डिस्कवरी जैसे चैनल के लिए भी वॉइस ओवर किया है। तो उनसे पूछते हैं कि डिस्कवरी का कैसा अनुभव रहा, क्या मज़ा आया, और जगह से वॉइस ओवर करने के बजाय डिस्कवरी का आनंद कैसा है?
देखिए क्या है कि एक उत्तर प्रदेश के साथ बड़ी दुखद बात है कि जब तक आप अपनी आवाज़ को या अपनी कला को मुंबई से लेकर के ठप्पा नहीं लगा लेते तब तक लोग आपको उतना मानते नहीं। आपको छोटा भी सम्मान मिले, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के बाहर मिलता है तो यहाँ ये कहा जाता है भाई साहब को पुणे में ये मिला है, हापुड़ में ये मिला है, गुड़गांव में ये अवार्ड लेकर के आए। तो ऐसी कुछ बात थी। खैर, अब बात आती है कि इन सब चैनल्स में काम करने का, एक तो चूँकि पहले का अनुभव था, उत्तर प्रदेश के हैं और कुछ मेहनत जो करनी पड़ती है अपने ऊपर, तलफ़्फ़ुज़ सुधारना है, उच्चारण बहुत अच्छा होना चाहिए, तो इसका एडवांटेज मुंबई में मिला। और ये सौभाग्य की बात है कि मैं कुछ बहुत ही अच्छे जाने माने वॉइस ओवर आर्टिस्ट के साथ काम किया हूँ, जिनमें अरविंद मेहरा साहब हैं, लखनऊ के ही हैं और उनका एक बड़ा नाम है वॉइस ओवर फील्ड में। दूसरे हमारे बिग बॉस से जाने जाते हैं श्री अतुल कपूर जी, जो कि कानपुर से जुड़े हुए हैं। उनके साथ बहुत सारा काम करने का मौका मिला और सीखने का मौका मिला। हरीश विमानी जी के साथ हमने डायरेक्ट तो काम नहीं किया, लेकिन हम लोग संपर्क में लगातार रहते हैं। वॉइस ओवर से रिलेटेड अगर कभी कुछ होता है तो हम लोग उनसे बात करते हैं, उनसे काम करवाते हैं। और इसके अलावा कई ऐसे आवाज़ें हैं। हमारे लखनऊ की एक आवाज़ है शक्ति सिंह जी की, जो कि मुंबई में बहुत सारी फिल्मों में डब होती है, तो वहाँ पर काम करने में बहुत अच्छा लगता था। हाँ, थोड़ा बहुत कभी कभी एक डिस्कवरी में ये अच्छी बात होती थी कि हम घर में डिस्कवरी देखते हैं और जब वहाँ डिस्कवरी चैनल के लिए या हम नेशनल जियोग्राफिक के लिए जब डबिंग करते हैं तो बहुत मज़ा आता है। एक तो हेल्दी एनवायरनमेंट होता है, बड़ा सेट पैटर्न होता है कि इतने बजे जो आर्टिस्ट आएगा वो 10-5 मिनट में फिर उसे माइक पे बैठने का मौका मिल जाता है। सीन देख देख करके एक एक चीज़ डब होती है, तो बहुत मज़ा आता है। और उस मज़े की बात में ये होती है कि जैसे हमको बोलना होता है ये एक ख़तरनाक सियार है, अपने शिकार की तलाश में ये निकला हुआ है, अपने पीछे एक मादा के लिए ये गंध छोड़ता चला जा रहा है, मादा को आकर्षित कर। तो बहुत से ऐसे बातें आ जाते हैं बीच में जिसको मज़ा आता है सुन करके। ये स्पिटिंग कोबरा है, अगर ये आपको काट लेता है तो 5 मिनट के भीतर इलाज ना मिलने पर इंसान की मौत हो सकती है। इस तरह की बातें, ये सब करने में मज़ा आता है, काफ़ी कुछ होता है। और हमें भी बहुत मज़ा आ रहा है आप दोनों लोगों का इंटरव्यू लेके। अब थोड़ी सी बात करते हैं हॉबीज़ की। आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में मुझे उत्तर भारत का जो देसी खाना होता है, कहा जाए अगर सच बात तो मुझे वही चाहिए। चूल्हे की रोटी मिल जाए, अच्छा सा खाना मिल जाए, पीतल के बर्तन में लहसुन, हल्दी, मिर्ची, धनिया की चटनी मिल जाए, तो ये चीज़ें अगर मिलती हैं तो मुझे इससे बेहतर कुछ नहीं। एक चीज़ और है, पहले कंडे की आग में दूध को पकाया जाता था, फिर उस दूध से दही जमती थी, फिर उसको लकड़ी के उससे निकाला जाता था, तो उसमें मस्का निकल के आता था। मस्का, जो रियल मस्का होता है, मस्का मतलब, हाँ, वो मस्का इतना अच्छा होता था कि अगर आप इतना सारा ढेर सारा डाल दें, गल करके थोड़ा ही होता था वो तो, मगर उसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा। तो मुझे देसी खाना ज़्यादा ही पसंद है। बहुत अच्छा था। आपको? खाने में नॉर्थ इंडियन हूँ, नॉर्थ इंडियन खाना बहुत पसंद है। वो सारी चीज़ें जो भी जेपी भाई ने बताई, हाँ, लेकिन अगर इनमें से भी मैं 2 चीज़ें बोलूँ तो देहाती में जिसको हम दाल भात कहते हैं ना, दाल चावल, तो वो मज़ा नहीं आएगा कहने में। दाल भात खाने में जो मज़ा आता है मुझे, मतलब शायद मैं किसी भी चीज़ के बगैर रह सकता हूँ ताउम्र, दाल भात के बगैर नहीं। अच्छा, मेरा उल्टा है। अगर मुझे रोटी ना मिले, चावल ना मिले तो मैं नहीं, मतलब कोई मुझे याद भी नहीं आएगी चावल की, रोटी ज़रूर मिलनी चाहिए। अच्छा, ये तो दाल भात की बात हो गई, चावल सब्जी की बात हो गई। लड़कियां आप लोगों को कहाँ की पसंद है, मतलब पसंद कहाँ की है? साउथ की मुझे पसंद तो है, अम्बाले की बहुत पसंद है। अच्छा। और आपको? ये जिंदगी में पहली बार मौका मिला है कि इस सवाल का मैं जवाब दूं, और ना, लेकिन और वैसे जो पसंद थी वो घर में आ चुकी है। और आप? नहीं, अभी घर तक आने का कोई सवाल नहीं उठा है। हाँ, अगर लड़कियां, देखिए बात किया, चलिए एक पत्नी की बात होगी। हाँ। एक ये होता ना कि हमें भाई कहाँ की खूबसूरत अच्छी लगती है, तो देखिए कोई भी आपको अच्छा लग सकता है। सामने वाले का व्यवहार कैसा है, पहनावा कैसा है ना, और आप से उसके बीच का जो कहते हैं ना एक जो रिश्ता है, चाहे वो दूर का है नज़दीक का है, वो कैसा है, अगर वो सारी चीज़ें कहते हैं ना एक गणित बन जाती है तो कोई भी अच्छा लगने लगता है। और बाकी अगर केवल खूबसूरती की बात करें तो जैसा कहा जाता है कि भाई हमारे यहाँ कश्मीर बहुत ही सुंदर स्टेट है, वहाँ की लड़कियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं,
होती हैं, नो डाउट होती हैं, है ना। और वैसे हम ले लें कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो मेरे ख्याल से भारत देश की जो लड़कियां हैं, जो औरतें हैं ना, सब वो अच्छी बहुत ही खूबसूरत हैं। नहीं, मैं तो कहूँगा समूचे वर्ल्ड में ईश्वर की जो कृति है, वो पुरुष या महिला में जो भी है वो सभी सुंदर है। ईश्वर ने दो ही चीज़ें बनाई हैं। कहा जाता है कि पुरुष जो है ईश्वर की श्रेष्ठतम कृति है और नारी जो है सर्वोत्तम कृति है और सुंदरतम कृति है ईश्वर की बनाई हुई। और वैसे भी जो महिलाएं हैं, औरतें हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए हम सबको, क्योंकि दोनों पहिए ही होते हैं एक गाड़ी के। फिलहाल बहुत मज़ा आया आप दोनों से इंटरव्यू करके, साथ के लोगों से और मज़ा आता है क्योंकि कुछ बातें पता होती हैं। और दोस्तों, कपिल्स क्रिएटिव अड्डा पर फिर हम कुछ ऐसे ही सेलिब्रिटीज़ को लेकर आएंगे अगले एपिसोड में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल कपिल्स क्रिएटिव अड्डा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। तब तक के लिए हम सबकी तरफ से आप लोगों को जय हिंद। जय